हाय फ्रेंड्स, दिस इज प्रोफेसर कार्तिक त्रिवेदी वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम जो देखने वाले हैं वो हम देखने वाले हैं लोड एनालिसिस देखने वाले हैं। ठीक है, तो लोड एनालिसिस चैप्टर है वो बहुत सारे बच्चे होते हैं वो कंफ्यूजन में होते हैं। सर हमने जीटीयू के अंदर देखा, आरएसी का सिलेबस देखा, सर लोड एनालिसिस तो बहुत ज्यादा है, इतना ज्यादा कंटेंट दिया है। और लोड एनालिसिस में जो आपका जीटीयू के अंदर आपका जो क्वेश्चन आएगा वो 7 मार्क का एक क्वेश्चन आ सकता है, 7 मार्क की एक थियरी आ सकती है, दैट्स इट, और कुछ नहीं आएगा। तो आप बोलोगे सर अगर 7 मार्क का क्वेश्चन है तो इतना सारा सिलेबस करके मैं करूंगा क्या? देखो भाई, ये सिलेबस ज्यादा है क्योंकि ये पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन है। ठीक है, इसमें आपको सिलेक्टिव स्टडी करनी है। जो आदमी लोड एनालिसिस के अंदर सिलेक्टिव स्टडी नहीं करेगा वो लोड एनालिसिस को देख के ही मर जाएगा। तो यहाँ पे आप जितना सिलेबस आप देखो तो बहुत ज्यादा है, लेकिन आप एफर्ट डाल रहे हो उससे समय आउटकम बहुत कम है। तो आपको लोड एनालिसिस के अंदर सिलेक्टिव स्टडी करनी है। क्या करनी है? मैं जो आपको क्वेश्चंस कराऊं वही आपको करना है, वही आपके जीटीयू यूनिवर्सिटी के अंदर आएगा, उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा मैंने एक बोर्ड भर के रखा हुआ है, इसमें मैंने सारे लोड एनालिसिस के क्वेश्चन कर दिए। अगर इसको कर दिया लोड एनालिसिस को तो आपकी लाइफ झिंगा लाला हो जाएगी जीटीयू के लिए। ठीक है, आपको फिर बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। लोड एनालिसिस के अंदर मैं भी आपको जो बोल रहा हूं वही आपको सुनना है, और जो पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखे नोट डाउन कर दे। दैट्स इट, बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है लोड एनालिसिस के अंदर। ठीक है, मैं जो बोल रहा हूँ, जो ड्राइंग करी है वो आपको नोट डाउन कर देनी है, आपको कुछ नहीं जरूरत, मेरे वर्ड्स को सुनना है, फिर आपको वही वर्ड्स आपको इंग्लिश में वहां पे लिखना है। ठीक है, दैट्स इट, और कुछ ज्यादा नहीं करनी है। तो हम इसको 2 पार्ट्स में कवर करेंगे। पहले पार्ट में मैं आधा क्वेश्चन करूंगा और सेकंड पार्ट में बाकी के सारे क्वेश्चन है वो मैं कवर करूंगा। ठीक है, तो पहला पार्ट लोड एनालिसिस का स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं देख लेता हूं कि ये फ्रेम पूरी आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, 1 मिनट। Yes, it's perfect. So now हम देखेंगे इसमें पार्ट 1 में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। 1 मिनट दोस्तों, हाँ ठीक है, चलो। अब लोड एनालिसिस होता है, तो लोड एनालिसिस में सबसे पहले लोड चीज होता क्या है? ठीक है, अगर मैं लोड डिपेंड करता है मैं किस चीज की बात कर रहा हूं। ठीक है, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट समर कूलिंग लोड, तो समर कूलिंग लोड का मतलब क्या है? दैट अमाउंट ऑफ हीट नीड्स टू बी रिमूव फ्रॉम द रूम टू मेंटेन और टू प्रोड्यूस अ डिजायरेबल कूलिंग इफेक्ट। ठीक है, दैट इज कॉल्ड समर कूलिंग लोड। अभी मैं बोल रहा हूं कि विंटर हीटिंग लोड, तो क्या होगा? द अमाउंट ऑफ हीट दैट रिक्वायर्स टू बी एडेड टू प्रोड्यूस अ डिजायर इफेक्ट। ठीक है, तो डिपेंड करता है मैं किस सीजन में बात कर रहा हूं। अगर मैं कूलिंग की बात कर रहा हूं तो मुझे हीट रिमूव करनी पड़ेगी। अगर मैं हीटिंग की बात कर रहा हूं, आई वॉन्ट टू एड दी हीट इनसाइड दी रूम, सो इट डिपेंड्स। सो यहाँ पे टाइप्स ऑफ लोड, टाइप्स ऑफ लोड के क्लासिफिकेशन डिफरेंट आते हैं। इनमें से जो मेन 3 पार्ट आते हैं, तो उसमें से जो मेन 3 पार्ट है अकॉर्डिंग टू लोड के क्लासिफिकेशन में 3 पार्ट्स होते हैं। लोड का क्लासिफिकेशन 3 पार्ट में होता है। पहला होता है अकॉर्डिंग टू सीजन, तो मैंने आपको बताया समर कूलिंग लोड, दैट अमाउंट ऑफ हीट दैट नीड्स टू बी रिमूव। फिर आता है विंटर हीटिंग लोड, उसका मतलब अमाउंट ऑफ हीट दैट नीड्स टू बी एडेड। ओके, फिर आता है टाइप्स के अंदर आता है अकॉर्डिंग टू सीजन 2 लोड आते हैं, समर कूलिंग लोड एंड विंटर हीटिंग लोड। ठीक है, फिर आता है अकॉर्डिंग टू टाइप्स 2 टाइप के होते हैं, सेंसिबल हीट लोड एंड लेटेंट हीट लोड। सेंसिबल हीट लोड क्या होता है? anything which adds or which increase the temperature of your room, that is called sensible heat load। कि ऐसा कोई भी चीज के जिसकी वजह से आपका रूम का टेम्परेचर बढ़ रहा है, that is called sensible heat load। latent heat load यानी ऐसा कोई भी लोड जिसकी वजह से आपके रूम के अंदर वाटर वेपर बढ़ रहा है, मॉइस्चर कंटेंट बढ़ रहा है, that is called latent heat load। according to position, तो 2 टाइप होते हैं, एक्सटर्नल और आउटडोर लोड। आउटडोर यानी बाहर से जो हीट अंदर आ रही है, बाहर कुछ चीज की वजह से, उसको बोलते हैं आउटडोर लोड। और इंटरनल इंडोर लोड यानी रूम के अंदर ही कोई ऐसी चीज है जो रूम के अंदर हीट ऐड कर रही है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड इंडोर लोड। तो इतना आपको बेसिक पता होना चाहिए। ठीक है, अब कौन कौन से सोर्सेज को याद रख लो इसको अच्छी तरीके से। मान लो कि मैं आपको एक कोई पिक्चर की कहानी बता रहा हूं, आपको कहानी सुनना है, उस तरीके से पढ़ना, लेकिन ये वर्ड्स आपको अपने दिमाग में रखने हैं, क्योंकि ये सारे वर्ड्स आपको फिलर मटेरियल हो गए आपको एग्जाम में लिखने के लिए। ठीक है, अब सोर्सेज, तो सोर्सेज यानी टोटल लोड क्या होता है? टोटल लोड होता है सेंसिबल हीट लोड प्लस लेटेंट हीट लोड। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि सेंसिबल हीट कहां से होता है, कौन कौन से सोर्सेज है जहां से सेंसिबल हीट गेन हो सकता है रूम के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हीट फ्रॉम द आउटसाइड थ्रू ग्लास एंड विंडो, तो बाहर से जो होगी हीट वो अंदर आएगी, कंडक्शन थ्रू वॉल के पास कंडक्शन होके आ सकती है, फिर ग्लास है, हमारे विंडोज है। ठीक है, ये बाहर से वो सारी चीजें जो बाहर से हीट अंदर आएगी। सेकंड होता है सोलर रेडिएशन, सन है वो अपना रेडिएशन के थ्रू हीट वॉल को देता है और वॉल के थ्रू हीट अंदर आती है, तो सोलर रेडिएशन के भी थ्रू हीट आती है। थर्ड, नॉन कंडीशन रूम। नॉन कंडीशन रूम यानी मान लो कि मैं अपने घर पे एसी लगवा रहा हूं। ठीक है, तो मैं जिस रूम में एसी लगवा रहा हूं वहां पे कूलिंग हो रहा है, लेकिन उस रूम के पास कोई दूसरा ऐसा भी रूम होगा जहां पे एसी नहीं है, सो वहां से जो हीट है वो कंडीशन रूम यानी जहां पे मैं कूलिंग कर रहा हूं वहां पे हीट ट्रांसफर हो सकती है। सो दैट इज कॉल्ड
नॉन कंडीशन रूम की वजह से भी हीट ट्रांसफर हो सकती है। फिर आता है इनफिल्ट्रेटिंग एयर। इनफिल्ट्रेटिंग एयर माने आपके रूम के अंदर ऐसी कोई जगह पे जहां पे क्रैक है, वहां पे लीकेजेस है, तो वहां से आउटसाइड हीट है वो अंदर आ रही है, दैट इज कॉल्ड इनफिल्ट्रेटिंग एयर, ठीक है, ड्यू टू क्रैक। फिर आता है इक्विपमेंट्स, यानी आपके रूम के अंदर ऐसे कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स है जिसकी वजह से, चाहे लाइट ले लो, फैन ले लो, कोई भी ऐसी चीज, ठीक है, कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स या कोई भी ऐसा मशीन जिसकी वजह से हीट अंदर ऐड हो रहा है, ठीक है। फिर आता है 7, हीट ट्रांसफर इन डक्ट फ्रॉम अ नॉन कंडीशन सरफेस। इसमें आपको समझाता हूं, ठीक है। आपके रूम के अंदर कूलिंग हो रहा है, मान लो कि वो जो कूलिंग है वो डक्ट के थ्रू आ रही है। अब डक्ट है वो कोई वॉल के थ्रू आ रहा होगा, डक्ट है वो उसके सराउंडिंग में कोई वॉल होगी, तो अब डक्ट यानी ऐसा मटेरियल जहां से हम कूलिंग एयर है उस पास करते हैं, ठीक है। अब डक्ट के अंदर कूलिंग एयर है, लेकिन डक्ट की जो आउटसाइड सरफेस है वो किसी के साथ कांटेक्ट में होगी, और डक्ट की जो आउटसाइड सरफेस है वहां पे क्या होता है, वहां पे तो हमने कोई कूलिंग करा नहीं हुआ है, तो वहां की जो बाहर की हीट है वो डक्ट के सरफेस के अंदर आती है और इसको हीट ऐड करती है, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द रीजन, सो हीट ट्रांसफर इन डक्ट फ्रॉम नॉन कंडीशन सरफेसेस, सो दीस आर दी सोर्सेज थ्रू विच सेंसिबल हीट एडेड इन द रूम, ठीक है। फिर आता है लेटेंट हीट गेन। लेटेंट हीट गेन क्या होता है, तो लेटेंट एनीथिंग विच एड्स दी वाटर वेपर इन दी रूम। तो कहां से होता है, इनफिल्ट्रेटिंग एयर, मैंने आपको पहले से बता लिया कि जहां से भी बाहर से आ रहा है वाटर वेपर जो रूम के अंदर घुस रहा है, दैट इज कॉल्ड इनफिल्ट्रेटिंग ड्यू टू क्रैक एंड लीकेजेस। सेकंड, कंडेंसेशन ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम ऑक्यूपेंट्स, ठीक है। हम खुद आदमी, हम अपने कंडेंसेशन, हमारे यहाँ शरीर में से मॉइस्चर बाहर निकलता है, ठीक है, इवोपोरेशन होता है, पसीना होता है, जिसकी वजह से रूम के अंदर वाटर वेपर ऐड होता है, सो दैट इज द कंडेंसेशन ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम ऑक्यूपेंट्स। थर्ड, कंडेंसेशन ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम एनी प्रोसेस। मान लो कि आपका रूम है, उसके अंदर किचन है, किचन में हम कुकिंग कर रहे हैं, तो कुकिंग की वजह से स्टीम निकलेगी, और स्टीम में क्या होता है, वाटर वेपर वो रूम के अंदर ऐड होगी, एयर के अंदर, सो दैट इज लेटेंट हीट गेन। फिर आता है मॉइस्चर पासिंग डायरेक्टली, और ऐसा भी हो सकता है कि कहीं से भी फ्रॉम नॉन कंडीशन रूम या किसी भी जगह से मॉइस्चर डायरेक्टली रूम के अंदर एंटर हो रहा है, सो दिस आर दी लेटेंट हीट गेन। आपको करना क्या है, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा जा सकता है, व्हाट आर दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड्स एंड एक्सप्लेन सोर्सेज ऑफ सेंसिबल हीट गेन एंड लेटेंट हीट गेन। तो एक बार ये जीटीयू के अंदर पूछा गया था, आपको कुछ नहीं करना है, आपको ऐसा रिमेंबर नहीं करना है, यू हैव टू जस्ट लिसन मी। आपको जो भी पॉइंट याद रखे ना वो ऐड कर दिए, इतना जरूरी नहीं कि इतने ही पॉइंट आए, आपको कोई भी ऐसा चीज लगे जिसकी वजह से रूम में अंदर हीट आ रही है वो सारे के सारे पॉइंट आएंगे, ठीक है। ये पूरा थियोरेटिकल पार्ट है, आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि बेसिक कंसेप्ट किस चीज की हो रहा है, फिर आपने अपने वर्ड्स भी इसमें डाल सकते हैं, दैट इज प्योर थियोरेटिकल, ठीक है। सो ये पहला क्वेश्चन हमने कवर करा, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड। सो अकॉर्डिंग टू सीजन हमने देखा समर कूलिंग लोड, विंटर हीटिंग लोड, फिर अकॉर्डिंग टू टाइप सेंसिबल हीट लोड, लेटेंट हीट लोड, फिर अकॉर्डिंग टू पोजीशन आउटडोर लोड, इंडोर लोड, और सेंसिबल हीट गेन के सोर्सेज और लेटेंट हीट गेन के सोर्सेज। तो क्वेश्चन इस तरीके से होगा, explain different types of load and also explain the sources of sensible heat gain and latent heat gain, ठीक है। तो question 1 complete. Now come on to the question 2 which is most important question for GTU। अगर लोड एनालिसिस होगा तो पहला क्वेश्चन आपके जीटी यूनिवर्सिटी के अंदर आएगा और उसको आना ही है, वो है फ्लाईव्हील इफेक्ट ऑफ बिल्डिंग मटेरियल। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अगर मैं पेपर सेट करूं लोड एनालिसिस हो तो सबसे पहला जो क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा एज अ एग्जामिनर वो होगा फ्लाईव्हील इफेक्ट ऑफ बिल्डिंग मटेरियल। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, तो ये आपको सबसे पहले करना है। सो ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से पूछा जाएगा, फ्लाईव्हील इफेक्ट, एक्सप्लेन फ्लाईव्हील इफेक्ट ऑफ बिल्डिंग मटेरियल। उसका दूसरा भी तरीका है, वो पूछेगा यूज ऑफ फ्लाईव्हील इफेक्ट इन डिजाइन, ठीक है। दो तरीके से आपको पूछ सकता है, फ्लाईव्हील इफेक्ट ऑफ बिल्डिंग मटेरियल क्वेश्चन इस तरीके से होगा, या यूज ऑफ फ्लाईव्हील इफेक्ट इन डिजाइनिंग ऑफ बिल्डिंग मटेरियल्स, ठीक है। सो बहुत ही अच्छी तरीके से इसको समझना है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। अब फ्लाईव्हील होता क्या है बच्चों, सबसे पहले मैं आपको यह समझाना चाहता हूं फ्लाईव्हील होता क्या है। तो फ्लाईव्हील हम ईएमई के अंदर पढ़े थे कि जब भी एनर्जी हमें रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा प्रोड्यूस होती है तो फ्लाईव्हील क्या करता है, उसको स्टोर कर देता है, ठीक है। फिर क्या होगा, कुछ ऐसा समय आएगा जब एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा है पर इतनी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हुई है, तो अब वो क्या करेगा, अब वो जो उसने स्टोर करके रखी है उसमें से वो एनर्जी रिलीज करेगा। दिस इज कॉल्ड फ्लाईव्हील इफेक्ट। अब ये फ्लाईव्हील इफेक्ट बिल्डिंग मटेरियल को कैसे लागू होती है इसको समझते हैं, ठीक है। तो यहां पे मैंने दो कर्व ड्रॉ करे हुए, ये जो कर्व आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं आईएचजी कर्व। आईएचजी का मतलब इंस्टेंटेनियस हीट गेन, आईएचजी का मतलब इंस्टेंटेनियस हीट गेन। ऐसी कोई भी हीट जो रूम के अंदर हीट ऐड कर रही है दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस हीट गेन, ठीक है। और ये दूसरा कर्व आप जो देख रहे हो लाइक दिस इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस कूलिंग लोड। तो आपके पास दो कर्व है, एक आईएचजी कर्व और एक आईसीएल कर्व। आईसीएल कर्व का मतलब क्या है कि इतनी इंस्टेंटेनियस कूलिंग लोड यानी उतना आपको हीट रिमूव करना है रूम के अंदर कूलिंग करने के लिए।
तो यहां पे आप दो कर्व देख रहे हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है तो मैं आपको बताता हूं कि जब आउटसाइड टेम्परेचर ज्यादा होता है तब क्या करता है, जब वॉल क्या होता है कि वॉल होता है वो जो बाहर से हीट आ रही है वो अपने मटेरियल के अंदर स्टोर करता है, वॉल हीट को स्टोर करता है, ठीक है। बाहर से जो भी हीट आ रही है वॉल, क्योंकि वॉल की मटेरियल एक बिल्डिंग मटेरियल है तो उसकी कोई हीट कैपेसिटी होगी, तो उसकी हीट कैपेसिटी के हिसाब से, हीट स्टोरेज कैपेसिटी के हिसाब से वो क्या करता है कि बाहर से जो भी हीट आती है ना वो अपने बिल्डिंग मटेरियल के अंदर स्टोर करता है, तुरंत ही रूम के अंदर नहीं देख देता है। जैसे कि बाहर से हीट आई बिल्डिंग में स्टोर हुई तुरंत ही रूम के अंदर नहीं भेज देगा, वो क्या करेगा, बाहर से जो भी हीट आ रही है थ्रू सोलर रेडिएशन और एनी अदर सोर्सेज, बिल्डिंग मटेरियल वो अपने अंदर उसको स्टोर करेगा और तुरंत ही रूम के अंदर नहीं डाल देगा, बट इट विल स्टोर इन द बिल्डिंग मटेरियल। अब होगा क्या, जब बाहर ज्यादा गर्मी होगी ना तब वो जो भी हीट आ रही है वो क्या करेगा, बिल्डिंग मटेरियल अपने अंदर स्टोर करेगा। लेकिन जब जैसे ही शाम होने को आती है, रात होने को आती है, जब बाहर का टेम्परेचर कम हो जाता है फिर क्या करेगा बिल्डिंग मटेरियल, उस समय जो उसने हीट स्टोर करके रखी है वो रूम के अंदर रिलीज करेगा। तो क्या हुआ, जब टेम्परेचर ज्यादा था तब स्टोर किया और जैसे ही बाहर का टेम्परेचर कम हो गया उसने सारी की सारी हीट रूम के अंदर रिलीज करी। तो इस इफेक्ट को बोला जाता है फ्लाईव्हील इफेक्ट ऑफ बिल्डिंग मटेरियल, ठीक है। अब इससे हमें क्या फायदा होता है मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू जैसे ही बाहर हीट आ रही थी तो आप देख रहे थे कि यहां पे आप जो देख रहे हो मैक्सिमम हीट लोड यहां पे था, ठीक है, अकॉर्डिंग टू बाहर से जो हीट आई। लेकिन आप देखिए कि आईसीएल को क्या दिखाता है कि हमें इतना हीट रिमूव करना है। तो अगर मान लो कि 12 बजे दिखा रहा है ये अकॉर्डिंग टू 12 PM आपको दिखा रहा था कि बाहर मैक्सिमम आपके वॉल है, वो वॉल पे मैक्सिमम हीट लोड था, ठीक है। तो फिर आपको उसी समय आईसीएल यानी जितना लोड आपको हीट रिमूव करना है वो भी यहां पे ही लोड आना चाहिए ना। लेकिन आप देखो क्या होता है कि ये जो आपको हीट लोड करना होता है वो मैक्सिमम पीक पे यहां पे आता है, मान लो कि 3 बजे आता है। तो एक्चुअली ये आपको जो कूलिंग लोड मैक्सिमम 3 बजे दिखा रहा है वो एक्चुअली 12 बजे होना चाहिए, क्योंकि 12 बजे पे हीट लोड ज्यादा था। लेकिन हुआ क्या कि उसने तब तक सारी की सारी हीट है वो स्टोर करके रखी और वो धीरे धीरे रिलीज करता गया ताकि आपको जो हीट लोड मैक्सिमम 12 बजे मिलना चाहिए था वो आपको 3 बजे मिला। तो बाकी की हीट गई कहां, तो हीट उसने स्टोर करी अपने अंदर। सो ये आप जो देख रहे हो दैट इज हीट स्टोर इन द बिल्डिंग मटेरियल बता रहा है, ठीक है। अगर मान लो अगर बिल्डिंग मटेरियल स्टोर नहीं करता हीट अपने अंदर तो ये आईएचजी कर्व और आईसीएल कर्व दोनों एक ही होते, दोनों आइडेंटिकल होते, ठीक है। ये डिफरेंस नहीं दिखता है, डिफरेंस देता रहे कि इतनी हीट स्टोर हुई है, फिर जैसे ही शाम होने को आएगा तो इतनी हीट रिलीज होगी, ठीक है। तो दिस इज हीट स्टोर और शाम को ये हीट रिलीज हो रही है, ठीक है। तो ये आईएचजी और आईसीएल के बीच का जो ये गैप देख रहे हो दैट इज हीट स्टोर एंड लेटर पार्ट ऑफ द इवनिंग हीट रिलीज। ये टाइम लेग क्या बता रहा हूं कि 12 बजे हीट ज्यादा थी तो उस वक्त बिल्डिंग ने वो हीट स्टोर करके रखी और धीरे धीरे रिलीज किया। तो 3 बजे हमें मैक्सिमम लोड मिला कि 3 बजे ऐसा दिखा रहा था कि अभी रूम के अंदर मैक्सिमम हीट लोड है, जो 12 बजे होना चाहिए तो 3 बजे मिला क्योंकि उसने धीरे धीरे रिलीज करा, तब तक उसने हीट स्टोर करके रखी। तो आपको टाइम लेग मिल रहा है, देखो 12 बजे जो बाहर का एक्चुअल मैक्सिमम हीट लोड था पर हमें 3 बजे वो मैक्सिमम मिल रहा है, तो इतना टाइम लेग मिला। तो उस वक्त वो हीट गई कहां, तो हीट है वो बिल्डिंग मटेरियल के अंदर स्टोर हुई, जिसको बोलते हैं हीटिंग इनिशिया ऑफ बिल्डिंग मटेरियल या फिर इसको बोलते हैं फ्लाईव्हील इफेक्ट ऑफ बिल्डिंग मटेरियल, ठीक है। हीट वर्सेस टाइम का कर्व था। अब दूसरी चीज मैं आपको बताता हूं कि हमें जब भी मान लो कि हमें 10 बजे या मान लो कि हमारे पास एक थिएटर है, ठीक है। अब 12 बजे मुझे 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए, ठीक है। तो मैं 12 बजे ही एसी स्टार्ट नहीं करूंगा, मैं 1 घंटे या 2 घंटे पहले एसी स्टार्ट करता हूं। क्यों, क्योंकि जब एसी स्टार्ट करता हूं तो मुझे रूम के अंदर लोड है वो कंसीडर नहीं करना है, उसके अलावा जो बिल्डिंग मटेरियल है उसने अपने अंदर हीट स्टोर करी होगी वो भी क्या करेगी, अपनी हीट रूम के अंदर डाल रही होगी, तो एडिशनल लोड भी आपके पास होगा। तो एडिशनल लोड को हमें काउंटर करने के लिए हमें जब भी हमें रूम में जिस टाइम पे हमें कूलिंग चाहिए उससे 1-2 घंटे पहले हम है वो एसी स्टार्ट कर देते हैं। क्यों, इसकी वजह है पुल डाउन लोड। तो ऐसे लोड जो एडिशनल लोड है रूम के ऊपर उसको बोला जाता है पुल डाउन लोड, जो मैंने यहां पे दिखाया हुआ है, ठीक है। तो आई होप आपको ये फ्लाईव्हील इफेक्ट ऑफ बिल्डिंग मटेरियल आ गया होगा, इसलिए इसको यूज ऑफ, और इसको क्वेश्चन दूसरे तरीके भी पूछ सकते हैं, यूज ऑफ फ्लाईव्हील इफेक्ट इन डिजाइन, ठीक है। आपको दूसरे तरीके से भी मैं समझाता हूं। मान लो कि आपका रूम है, ठीक है, आपके घर, तो सुबह जिस वॉल पे सन आ रहा होगा, देखो आपके रूम में 2 वॉल होगी, ठीक है, एक ईस्ट साइड वॉल होगी और एक वेस्ट साइड वॉल होगी।
जैसे मैं अगर मैं रूम में एसी फिट करना है तो मैं दोनों का मैक्सिमम लोड का नहीं करूंगा। जैसे कि मान लो कि इस लोड पे इस साइड की जो वॉल है जहां पे सन राइजेस होता है वहां पे मैक्सिमम लोड 50 किलोवाट है, और वेस्ट साइड है जहां पे सन क्या होता है, उसको सनसेट होता है, ठीक है, वहां पे भी मैक्सिमम हीट लोड 50 किलोवाट है। लेकिन 50 प्लस 50 क्या हो 100 किलोवाट, उसके हिसाब से मैं ऐसे नहीं करूंगा, क्योंकि दोनों वॉल पे एक ही टाइम पे मैक्सिमम हीट लोड नहीं होगा। क्योंकि जब सुबह 7 से लेके 12 बजे का टाइम होगा तब तक मेरी ईस्ट वाली वॉल है वही गर्म होगी, वेस्ट वाली नहीं होगी, क्योंकि वहां पे सन पहुंचा ही नहीं है। फिर 12 से 6 बजे तक वेस्ट वाली लोड मैक्सिमम होगी, तब ईस्ट वाला होगा, वो क्या होगा, ईस्ट वाली वॉल ऑफ पीक होगी, क्योंकि वहां पे लोड नहीं होगा। फिर 12 से 6 वेस्ट वाले होगा। ये दोनों पे एक साइड पे लोड एक ही साथ लोड नहीं आ रहा है मैक्सिमम, ठीक है, पहले इस साइड में आ रहा है और फिर वेस्ट साइड में जा रहा है, तो इससे भी हमें इकोनॉमी मिलती है। तो हमें मैक्सिमम लोड के लिए नहीं, लेकिन उस समय हमें जो पिक लोड प्लस ऑफ पिक लोड, ठीक है, उस दोनों का समेशन करके हमें ऐसी डिसाइड करनी होती है। तो ये भी एक इकोनॉमिकल फायदा है फ्लाईव्हील इफेक्ट का, ठीक है। आई होप आपको ये पार्ट समझ में आ गया। पहला पार्ट में यहाँ पे खत्म करता हूं। आई होप आपको वीडियो समझ, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नाइस डे, बाय बाय।